दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आपको पहले ही बता दूं, मूवी दो कहानियों के बीच चलती रहती है। पहली ये कि एक पुलिस ऑफिसर एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और दूसरी ये कि एक शख्स के घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है, वो आज इसी मूवी में जानेंगे। तो मूवी शुरू होती है वाराणसी से, जहाँ एक अघोरी एक औरत के शरीर से किसी की आत्मा निकाल रहा था। दूसरे सीन में एक मौलवी एक बच्चे के शरीर से जिनको बाहर निकाल रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों किस्से एक ही टीवी शो का हिस्सा थे, जिसे मेधा नाम की लड़की होस्ट करती है। मेधा हाल ही में अपने पति के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर चुकी थी और फिलहाल अपनी छोटी बच्ची के साथ अकेली रह रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता है, तो उसके जाल में मछलियां तो नहीं आती, मगर पानी में से एक इंसानी खोपड़ी निकलती है। तब वो डर के मारे मछुआरा इसकी खबर पुलिस को दे देता है, और पुलिस के साथ वहाँ फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। जल्दी ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है और ये सब चीजें नेशनल न्यूज बन जाती है, जिससे कि केरला पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ जाता है। केरला पुलिस ये केस सत्यजीत नाम के इंस्पेक्टर को सौंपती है। दूसरी तरफ मेधा शहर से दूर एक घर देखने जाती है। वो उस घर में शिफ्ट होने की सोच रही थी। तब घर का ऑनर मेधा से कहता है कि ये हमारा पुश्तैनी घर है। उस घर में ऑनर के पूर्वजों की कुछ तस्वीरें और उनका कुछ पुराना फर्नीचर भी मौजूद था। ऑनर चाहता था कि घर खाली ना रहे, इसलिए वो घर को भाड़े पर चढ़ा रहा था। अब मेधा को वो घर बेहद पसंद आता है। इधर सत्यजीत क्राइम स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। फॉरेंसिक टीम भी जांच करके सत्यजीत को बताती है कि ये खोपड़ी किसी लड़की की है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी। फॉरेंसिक टीम आगे ये भी बताती है कि उस लड़की को मरे 1 साल हो चुका है, यानी अंदाजन उसकी मौत सितंबर 2019 में हुई थी। इसके बाद सत्यजीत अपनी टीम से कहता है कि पिछले 2 सालों में जितनी भी औरतें गुमशुदा हुई हैं, उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। यहाँ मेधा अपनी बेटी और मेड के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होती है, और मेधा डिवोर्स केस के सिलसिले में कभी कभी अपनी लॉयर से मिलती थी, जिसका नाम था हरिता। दोनों बात कर रहे होते हैं। तब हरिता मेधा से उसकी बहन के बारे में पूछती है। मेधा कहते कि मेरी बहन को आत्माओं के बारे में जानने का बहुत शौक था, इसलिए उसने पैरासाइकोलॉजी में डिग्री ली है। लेकिन एक दिन फिर अचानक उसने आत्महत्या कर ली, और इस बात से हम भी हैरान थे, और आज तक हम उसकी मौत का कारण नहीं जान पाए। दूसरी तरफ सत्यजीत ने जो मिसिंग लोगों की लिस्ट मंगवाई थी, उसे फिल्टर करने के बाद अब 37 लोग बचे थे, यानी अब पुलिस को टोटल 37 लोगों के बारे में पता करना है। सत्यजीत फिर अपनी टीम को उन 37 लोगों के डिटेल्स निकालने को कहता है। वहीं उस खोपड़ी को फेस रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए उसे लैब भिजवा दिया जाता है। इस तरफ मेधा के साथ अजीब अजीब घटनाएं पेश आना शुरू हो जाती हैं, जैसे वॉश बेसिन से किसी के बालों का मिलना, आइस क्यूब से कीड़े मकोड़ों का निकलना, घर में किसी के होने का एहसास होना। फिर एक रात जब मेधा और उसकी बेटी सो रहे होते हैं, तब उनके कमरे में पानी बहने लगता है। तब मेधा ने पानी कहाँ से आ रहा है ये चेक करने के लिए कमरे का दरवाजा खोला, तो बाहर उसकी मेड डरी हुई खड़ी थी। वो मेधा से कहती है कि मैंने किचन में किसी के रोने की आवाज सुनी थी। इधर 3D मॉडल टीम सत्यजीत को बताती है कि ये खोपड़ी उन 37 औरतों में से किसी की भी नहीं है, जिनकी डिटेल्स आपने हमें भिजवाई थी। यही बात सत्यजीत अपनी टीम को बताता है। फिर वो लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि या तो इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट किसी ने लिखवाई ही नहीं होगी, या फिर ये किसी और स्टेट की होगी। अगर ये यहाँ की नहीं थी, तो इसके स्टेट में शायद इसके परिवार वालों ने इसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई होगी। ये लोग यही सब सोच रहे होते हैं कि तभी सत्यजीत का अंकल उससे मिलने पुलिस स्टेशन आता है। अंकल शराबी था, और उसका सत्यजीत के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सो जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वो सत्यजीत से मांगने चला आता। अंकल को देखकर सत्यजीत के दिमाग में एक बात आती है, वो ये कि शायद मरने वाली लड़की कोई लावारिस होगी, क्योंकि लावारिस लोगों की मिसिंग रिपोर्ट कोई लिखवाता नहीं। उसी दिन सत्यजीत की सीनियर उसकी टीम को केस का अपडेट लेने बुलाती है, तो सत्यजीत उसे कहता है कि उस खोपड़ी में एक ही दांत था, यानी हो सकता है कि वो दांत नकली हो। अगर हम इस एंगल से केस पर काम करें तो शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। सीनियर भी सत्यजीत की बात पर एग्री करती है। इसके बाद सत्यजीत चेन्नई जाकर अधवन नाम के एक डेंटिस्ट से मिलता है। अधवन सत्यजीत को बताता है कि हर एक टीथ का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तब सत्यजीत अधवन से वो लिस्ट मांगता है जिन्होंने खोपड़ी वाले दांत के पैटर्न को यूज किया हो, और केरला में कितने ऐसे पैटर्न्स आए थे उसकी भी डिटेल्स ले लेता है। फिर लिस्ट लेकर सत्यजीत अपनी टीम को देता है और उन्हें एक एक करके कॉल करने को कहता है। जिसने भी कॉल नहीं उठाया वही हमारा विक्टिम होगा। यहाँ मेधा के घर पर अजीब घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि वो और बढ़ती जा रही थी। तब मेधा इस बात का हल ढूंढने के लिए अपनी दोस्त की मदद से एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के पास आती है, जिसका नाम था जारा। जारा देख नहीं पाती थी, लेकिन वो भूत वगैरह महसूस कर सकती थी। अब मेधा की सारी शिकायत सुनने के बाद जारा उस रात को 3 बजे अपने साथ एक और बंदे को लेकर उसके घर आती है। इधर सत्यजीत की टीम उसे बताती है कि उस लिस्ट में से एक व्यक्ति ने
कॉल पिक नहीं किया तो वो उसकी डिटेल सत्यजीत को मेल कर रहे हैं। इधर जारा मेधा से कहती है कि मुझे बुरी शक्ति की बदबू आ रही है। इसके बाद वो मोमबत्तियां जलाकर कुछ रिचुअल करती है। फिर थोड़ी देर बाद जारा मेधा को बताती है कि इस घर में ईवा मारिया नाम की लड़की की आत्मा रहती है, जो जानकर मेधा के होश उड़ जाते हैं। इधर सत्यजीत को भी मेल पर वही नाम दिखता है, ईवा मारिया, जिसकी उम्र 29 साल थी। खैर अब उस रात मेधा को बुरे बुरे सपने आते हैं, पता नहीं क्यों, मगर उसे फ्रिज को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब इसी फ्रिज की वजह से हो रहा है। फिर अगली सुबह वो घर के ओनर को कॉल करके फ्रिज ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ पुलिस को ईवा मारिया का आधार कार्ड मिल जाता है और वो लोग आधार कार्ड की फोटो को खोपड़ी के 3D मॉडल से मैच करते हैं, जो कि तुरंत मैच हो जाता है। यानी ये बात कंफर्म थी कि वो खोपड़ी ईवा मारिया की है। अब यहाँ ये सवाल था कि आखिर ईवा को मारा किसने। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए सत्यजीत एक और पुलिस वाले के साथ ईवा के गाँव जाता है। वहाँ एक दुकानदार उन्हें बताता है कि उस गाँव में फिलिप नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत अमीर था। ईवा उसी की बेटी थी। ईवा जब छोटी थी तभी उसकी माँ की कुछ कारण से मौत हो गई थी। इसके बाद फिलिप ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि ईवा की सौतेली माँ उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। इसी कारण फिलिप ने ईवा को हॉस्टल भेज दिया था और ईवा ने वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई की और फिर एक लड़के से शादी कर ली। मरने से पहले फिलिप ने अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी ईवा के नाम कर दी थी, मगर ईवा ने अपनी सारी जमीन बेच डाली और यहाँ तक कि वो उस गाँव में भी लौटकर वापस नहीं आई। उसने ये सारा काम एक ब्रोकर के हाथों करवाया था। फिलिप की दूसरी बीवी अभी भी इस गाँव में रहती है। ये सब सुनने के बाद सत्यजीत उससे पूछताछ करने चला जाता है। उस औरत के घर पर वो एक आदमी को गोश्त काटते हुए देखता है। अब फिलिप की दूसरी बीवी बताती है कि आज मेरी बेटी और दामाद घर आने वाले हैं, उसी की तैयारियों में लगी हूँ। फिर थोड़ी बातचीत के बाद सत्यजीत उस औरत से फिलिप की प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है, तो वो कहते कि कौन सी प्रॉपर्टी, हमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिली। मेरे पति ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी ईवा के नाम कर दी थी। इधर मेधा जारा से फिर मिलने आती है। जारा कहती है कि उस रात में उस आत्मा से ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन ईवा का और तुम्हारे घर के फ्रिज का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ईवा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस वो तुम्हारे जरिए किसी से कुछ बताना चाहती होगी। तुम इस बारे में पता करने की कोशिश करो। अब घर जाकर मेधा अपने हाउस ओनर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये फ्रिज आपने कहां से लिया था। हाउस ओनर मेधा को उस शॉप को पता दे देता है। फिर उस शॉप पर जाकर मेधा दुकानदार को फ्रिज की फोटो दिखाकर पूछती है, तो दुकानदार कहता है कि ये फ्रिज मैंने शायद एक्सचेंज ऑफर में लिया था, मगर कहां से लिया था वो मुझे याद नहीं। उसी दिन सत्यजीत की टीम ईवा के कॉल रिकॉर्ड्स उसके पास भिजवाती है। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ईवा सितंबर 2019 में मर चुकी थी, मगर उसका फोन मार्च 2020 तक एक्टिव था और फोन आखिरी बार वाराणसी में स्विच ऑफ हुआ था। यानी उसका फोन वाराणसी में था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब ईवा 2019 में मर गई थी तो 2020 तक उसका फोन कौन चला रहा था? ये भी एक गुत्थी है। इस तरफ मेधा ईवा मारिया को फेसबुक पर सर्च करने लगती है और ढेर सारी प्रोफाइल्स देखने के बाद मेधा को एक प्रोफाइल नजर आती है जिसमें वाराणसी की डीपी थी। मेधा अंदाजा लगाते कि शायद यह ईवा मारिया का अकाउंट होगा। इसके बाद मेधा अपनी लॉयर हरिता को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम किसी ईवा मारिया को जानती हो? मैंने उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी। हरिता कहते कि मुझे याद नहीं ये कौन है, वैसे ये नाम काफी सुना सुना लग रहा है, मैं तुम्हें चेक करके बताती हूँ। इधर सत्यजीत ईवा की जानकारी निकालने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है। वहाँ से उसे ईवा के हस्बैंड के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो उसके पति से मिलने निकल जाता है। यहाँ हरिता मेधा को कॉल करके बताती है कि ईवा मेरी पुरानी क्लाइंट है जिसने 2019 में अपने पति से डिवोर्स लिया था। उसका एक्स हस्बैंड दर्शन तुम्हारे ही टीवी चैनल में काम करता है। ये बात सुनते ही मेधा सीधा दर्शन के पास जाने लगती है, लेकिन दर्शन के कैबिन में पहले से ही सत्यजीत बैठा हुआ था, जो उससे उसकी एक्स वाइफ ईवा के बारे में पूछ रहा था। दर्शन सत्यजीत से कहता है कि सर आप कल मेरे घर आ जाना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद मेधा अपने किसी कलीग से दर्शन की वाइफ के बारे में पूछने लगती है, तो उसका कलीग कहता है कि दर्शन की वाइफ मेरे एक फ्रेंड के ऑफिस में काम करती है, मैं तुम्हें कल उसके ऑफिस ले जाऊंगा। अब अगले दिन सत्यजीत दर्शन के घर जाता है, जहाँ वो उसे ईवा के बारे में बताना शुरू करता है कि दर्शन और ईवा ने लव मैरिज की थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसके बाद ईवा ने खुद डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। दर्शन ने ईवा से 3 करोड़ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब बात डिवोर्स तक पहुँच गई तो ईवा ने अपने पैसे वापस मांगे। तब दर्शन के ससुर जी यानी अब जो उसके ससुर हैं, उन्होंने उसकी पैसे लौटाने में मदद की थी। तब दर्शन ने ईवा को उसके पैसे वापस कर दिए और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। फिर उनका एक दूसरे से आज तक कांटेक्ट नहीं हुआ। अब प्रेजेंट में दर्शन सत्यजीत से पूछता है कि आखिर बात क्या है सर। सत्यजीत उसे बताता है कि ईवा की 1 साल पहले मौत हो गई है। ये खबर सुनकर दर्शन और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। इसके बाद चेन्नई से डॉक्टर राघवन सत्यजीत को कॉल करके बताता है कि यहाँ पुलिस को किसी अनजान लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है। फिलहाल वो लोग ये केस सुलझाने में लगे हैं, क्या पता इससे तुम्हारे केस का कोई कनेक्शन हो। फिर सत्यजीत चेन्नई पुलिस को कांटेक्ट करके उस हाथ की DNA रिपोर्ट्स मंगवाता
जाता है और डीएनए रिपोर्ट मैच करने पर पता लगता है कि वो कटा हुआ हाथ ईवा का ही है। जो बात जानकर सब लोग हैरान थे। यहाँ हरिता मेधा को बताते हैं कि ईवा ने खुद ही अपने पति से अलग होने का फैसला किया था और अपना गम भुलाने के लिए वो देश के सभी मंदिरों के दर्शन करने जाने वाली थी। डिवोर्स के बाद मेरी उससे 1-2 बार मुलाकात हुई थी बस। इसके बाद मेधा ईवा के बारे में पूछने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ एक लड़की मेधा को बताती है कि मेरी लास्ट टाइम ईवा से तब बात हुई थी जब मैंने व्हाट्सएप पर उसे अपनी शादी का कार्ड भेजा था। ईवा ने रिप्लाई किया था कि वो वाराणसी में है इसलिए शादी में नहीं आ पाएगी। इधर सत्यजीत चेन्नई के फोरेंसिक लैब जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उस कटे हुए हाथ को एग्जामिन करने पर हमें हाथ के नाखूनों से किसी के बाल मिले हैं। उन बालों को स्टडी करने पर हमें पता चला कि वो लंबे बाल नहीं बल्कि शॉर्ट बाल थे। अब हम उन बालों को डीएनए निकलवा रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी पर शक हो तो उसका डीएनए इस डीएनए से मैच करवा कर देख लो। यहाँ मेधा की सास अपनी पोते से मिलने उसके घर आती है। तब उन्हें मेधा के घर में कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं जो फ्रिज की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से लौट जाती हैं। इसके बाद सत्यजीत एक वुमेन्स हॉस्टल जाता है जहाँ ईवा पहले रहा करती थी। वार्डन सत्यजीत को बताती है कि ईवा ने जाने से पहले किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसका सामान भी उसकी दोस्त लेकर गई थी। और हाँ, आप ही की तरह एक और लड़की आकर ईवा के बारे में पूछ रही थी, जिस पर सत्यजीत वार्डन से कहता है कि अगर वो लड़की दोबारा आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर सत्यजीत फेसबुक पर ईवा की प्रोफाइल चेक करता है जिसमें उसे वाराणसी की फोटोज नजर आती है। उनमें से एक फोटो के नीचे लिखा था कि कोविड-19 की वजह से वाराणसी में हुई पहली मौत। ये देखने के बाद सत्यजीत अपनी टीम को बुलाकर डिस्कस करता है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वाराणसी में कोविड से पहली मौत 4 अप्रैल 2020 को हुई थी, यानी उस समय ईवा भी वहाँ मौजूद थी। अब उस समय वहाँ कौन कौन था इसकी डिटेल्स निकलवाई जाती है। सत्यजीत कहता है कि जो लोग कोविड के समय वहाँ फंसे थे, गवर्नमेंट ने उनके लिए बस का इंतजाम करके उन्हें घर भिजवाया था, तो तुम लोग वहाँ से भी पता करो। फिर कुछ देर बाद सत्यजीत की टीम उसे बस के पैसेंजर्स की लिस्ट लाकर देती है जिसमें ईवा मारिया का नाम शामिल था। सत्यजीत को उस लिस्ट में अपने अंकल का नाम भी नजर आता है, तो वो तुरंत जाकर उनको ईवा की फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है। तब सत्यजीत का अंकल कहता है कि बस वाली ईवा ये नहीं बल्कि कोई और थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले इसी शहर में देखा था। सत्यजीत समझ जाता है कि कोई और है जो ईवा के नाम से उस शहर में अभी भी रह रहा है। फिर वो अपने अंकल को कुछ पैसे देकर कहता है कि आपको अगर ईवा नजर आए तो मुझे तुरंत कॉल करना। इसके बाद सत्यजीत फिर अपनी टीम के साथ इस केस को डिस्कस करता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स की माने तो ईवा की मौत सितंबर 2020 में हुई थी, मगर उसका फोन अप्रैल 2020 तक एक्टिव था और उसका फेसबुक अकाउंट भी कोई इस्तेमाल कर रहा था। सत्यजीत को यहाँ लगता है कि असली ईवा कभी वाराणसी गई ही नहीं। जो लड़की उसका नाम रख के घूम रही है वो वाराणसी गई होगी। जाहिर सी बात है कि उसे ईवा की मौत के बारे में पता होगा। क्या पता उसी ने ईवा को मारा हो। तब ईवा के हॉस्टल की वार्डन सत्यजीत को कॉल करके बताती है कि सर, जो लड़की मुझसे ईवा के बारे में पूछने आई थी वो इस समय किसी टीवी शो पर नजर आ रही है। और दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेधा थी। इसके बाद सत्यजीत जाकर मेधा से मिलता है और फिर दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताते हैं। मेधा की बात सुनने के बाद सत्यजीत कहता है कि मैं आत्मा वात्मा में यकीन नहीं करता। उसी समय सत्यजीत का अंकल उसे कॉल करके कुछ बताता है। अंकल से बात करने के बाद सत्यजीत मेधा से कहता है कि ईवा के कातिल का पता लग चुका है। फिर सत्यजीत अपने फोन में जो तस्वीर दिखाता है वो देखकर मेधा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ कुछ सालों पहले ईवा और मेधा की लॉयर हरिता के बीच गहरी दोस्ती थी। हरिता ने ईवा को डिवोर्स दिलवाया था। फिर एक दिन जब ईवा अपने पति को उधार दिए पैसे लेकर वापस हॉस्टल जा रही थी, तब हरिता ने उसे कहा कि इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी, वो भी इतने सारे पैसे लेकर। एक काम करो, तुम आज मेरे घर पर रुक जाओ। तब ईवा मान जाती है, लेकिन उसके पास मौजूद 3 करोड़ रुपए देखकर हरिता के मन में लालच आ गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे ईवा का गला दबाकर उसे जान से मार डालती है। फिर उसे मारने के बाद वो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देती है, जिसके बाद उसे जब भी मौका मिलता तो वो उन टुकड़ों को एक एक करके यहाँ वहाँ फेंक आती ताकि कोई भी उसे पकड़ न पाए। फिर वो ईवा के आधार कार्ड पर अपनी फोटो चिपका कर एक ब्रोकर की मदद से उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच डालती है और प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो ईवा का फोन लेकर वाराणसी आ जाती है। वहाँ वो कुछ फोटोज क्लिक करती है जिन्हें वो ईवा के फेसबुक प्रोफाइल से अपलोड करती है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ईवा वाराणसी गई और वहीं से गायब हो गई। ये सब सुनने के बाद मेधा सत्यजीत से पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। सत्यजीत कहता है कि मेरे अंकल ने अभी मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ईवा को कोर्ट के बाहर वकील की यूनिफॉर्म में देखा था। मैं समझ गया कि ये जरूर हरिता होगी, क्योंकि जैसा आपने बताया वही ईवा की म्यूचुअल फ्रेंड भी थी। अगर हम हरिता का डीएनए ईवा के नाखून से मिले बालों के सैंपल से मैच करवाएं तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो हरिता थी या नहीं। यहाँ हरिता को भी मेधा के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो वो उस फ्रिज को देखने उसके घर आती है और वाकई में ये वही फ्रिज था जिसमें हरिता ने 1 साल पहले ईवा के टुकड़े करके रखे थे। इसके बाद यहाँ ईवा की आत्मा गुस्से में हरिता को तड़पा
तड़पाकर जान से मार डालती है। फिर अगले दिन पुलिस और मीडिया मेधा के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं इंस्पेक्टर सत्यजीत इस केस की जांच में लग जाता है, मगर मेधा को ये पक्का हो गया था कि हरिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ईवा की आत्मा थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।